दोस्तों आज जो हम ये वीडियो देखने जा रहे हैं ध्रुव राठी सर का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। चलिए मिलकर देखते हैं और जानते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेटिव बातें हैं। खासकर ये महाराष्ट्र इलेक्शन के लिए बनाई गई है, बट ये सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी है देखना, क्योंकि इससे काफ़ी नॉलेज मिलेगा कि हमें वोट कैसे देना चाहिए और किन्हें देना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को हम देखते हुए जानते हैं कि आखिर क्या है क्या नहीं। वीडियो में दोस्तों मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो आज से पहले किसी यूट्यूबर ने शायद नहीं किया। किसानों में पैसे बांट दो, औरतों को पैसे बांट दो, बेरोजगारों को, छात्रों को पैसे दे दो। क्या हो रहा है? ये सब हो ये रहा है कि अमीर सेठ और नेता लोग पैसा कूट रहे हैं, गरीब लोग अपनी गरीबी झेल रहे हैं और गरीबी से जूझने के लिए गरीब लोगों पर पैसे फेंके जा रहे हैं, जिसका बोझ मिडिल क्लास उठा रही है। मैं महाराष्ट्र की इन सभी 6 पॉलिटिकल पार्टीज को खुला चैलेंज देना चाहूंगा। हम इस YouTube चैनल पर 25 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग। हम अगर साथ में मिलकर एक्शन लें तो हमारे अंदर ताकत है सरकार हिलाने की, सत्ता पलटने की, जनता का हिसाब मांगने की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी से, खासकर महाराष्ट्र के लोगों से मेरी एक अपील है कि फिल्में देखिए। हिंदी फिल्में, मलयालम फिल्में या मराठी फिल्में देखिए। बहुत सारी बढ़िया मराठी फिल्में हैं, जैसे कि सैराट, नटरंग, जोगवा, माती माय, श्वास। और फिल्में नहीं देखनी तो अमृता फडणवीस का गाना सुन लीजिए। ओ लाल मेरे, ओ लाल मेरे, हाँ। या फिर अमृता खानविलकर का लावनी डांस देख लीजिए। मला जाऊ द्या ना घरी, आवाजने की बारा। मेरी अपील है कि आप अपनी एंटरटेनमेंट में कोई कमी ना रहने दें, ताकि आप राजनीति में एंटरटेनमेंट ढूंढना बंद करें। क्योंकि बात क्या है ना दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति में एंटरटेनमेंट ढूंढने लगोगे तो आपको एक्चुअली में बहुत एंटरटेनमेंट मिलेगा। एक तरफ है महायुति अलायंस, जिसमें मुख्य पार्टनर्स हैं बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी। दूसरी तरफ है महाविकास अघाड़ी गठबंधन, जिसमें मुख्य पार्टनर्स हैं कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी। इन 6 मेन पार्टीज के अलावा कई और छोटी पार्टीज भी हैं जिनके स्टेक्स रिलेटिवली कम है, लेकिन वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों अलायंसेस को मिलाकर करीब 50 नेता बागी हो चुके हैं, यानी अपनी पार्टी बदल चुके हैं। एक्चुअली क्या है ना, इन बेचारों की आइडियोलॉजी का मिसमैच हो गया था। अपनी आइडियोलॉजी को लेकर इनमें इतनी ज्यादा कमिटमेंट भरी हुई है जितनी पूकी बाबा में साइंस भरी हुई। अबुआ सरकार में अबुआ आवास का उपहार, 25 लाख अबुआ आवास बनाने का लक्ष्य, 8 लाख अबुआ आवास का निर्माण जारी। कांग्रेस को वोट दें, झारखंड की खुशहाली के लिए गठबंधन सरकार चुनें। बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट, जहर की किट। जो नेता बागी नहीं हुए हैं उनकी अपनी अलायंस के अंदर खटपट चल रही है और दोनों अलायंसेस के बीच में अपनी चुनावी फाइट तो है ही। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स ने बिग बॉस को फेल कर रखा है। लेकिन जैसा मैंने कहा था, बिग बॉस टाइप एंटरटेनमेंट आपके दिमाग के लिए हानिकारक है, वैसे ही ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एंटरटेनमेंट जनता के लिए हानिकारक है। अमित शाह थे, गौतम अडानी थे, प्रफुल्ल पटेल थे, जागरूक पालक, सुदृढ बालक, आरोग्याची वारी पंढरीच्या दारी, आरोग्याची वारी पंढरीच्या वारी। एनसीपी का, मैं एनसीपी में, मैं 99 से एनसीपी में हूँ। आज भी मैं एनसीपी सपोर्ट टू बीजेपी। जो पक्ष म्हणतो तुम्हाला की धर्म बचाओ, धर्म धोके में है, खरं म्हणजे ते धर्माला प्रार्थना करतायत की आमचा पक्ष धोक्यात आहे, तुम्ही आम्हाला वाचवा। इस राजनीतिक सियासी सर्कस का असर ये हुआ है कि जनता के जरूरी मुद्दे गए भाड़ में। जनता के जरूरी मुद्दों को लेकर कोई फैक्ट्स, फिगर्स, कोई डिटेल्ड रिपोर्ट्स कुछ भी मीडिया में नहीं दिखाई जा रही है। अलग अलग पार्टियों के मैनिफेस्टो में जो वादे हैं उनकी फीजिबिलिटी एनालिसिस की बात कोई नहीं कर रहा है। क्या ये वादे सही में पूरे किए जा सकते हैं या फिर ये सिर्फ चुनावी मौसम के जुमले हैं? क्या इन वादों को अचीव करने का कोई सॉलिड प्लान किसी पार्टी के पास है? इसलिए कह रहा हूँ कि एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में, वेब सीरीज, नाच गाना देख लो, लेकिन राजनीति में मसाला मत ढूंढो। नेता आपस में लड़ रहे हैं, उन्हें लड़ने दो, लड़ने दो, बनने दो, करने दो। आप अपने मुद्दों को ढूंढो कि रोजगार मिलेगा या नहीं, किसी कंपनी से चंदा लेकर उनकी खराब दवाई तो पास नहीं करा दी जाएगी, औरतों के लिए सुरक्षा होगी या नहीं, किसी अमीर बाप का बेटा अपनी पोर्शे की गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ा देगा तो उन्हें जस्टिस मिलेगा या नहीं, महंगाई पर लगाम कसी जाएगी या नहीं, किसानों के जीवन में हरियाली आएगी या नहीं। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो आज से पहले किसी यूट्यूबर ने शायद नहीं किया है। जनता के मुद्दे तो मैंने बहुत उठाए हैं, उनके सॉल्यूशंस की भी बहुत बात। दोस्तों मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, क्योंकि ये जो भी मुद्दे बताएं ध्रुव सर ने, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था और हमें रिव्यू भी करके देख लेना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं ये।
जो आजकल उठाए ही नहीं जा रहे हैं पॉलिटिकल जो नेता हैं उनके द्वारा। और क्या करने जा रहे हैं ध्रुव राठी, आज इनको हम देखते हैं। और लेकिन अब मैं चाहता हूं ग्राउंड लेवल पर चेंज देखना, और इसीलिए इस वीडियो में मैं महाराष्ट्र की इन सभी 6 पॉलिटिकल पार्टीज को खुला चैलेंज देना चाहूंगा। हम इस YouTube चैनल पर 25 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग। हम अगर साथ में मिलकर एक्शन ले तो हमारे अंदर ताकत है सरकार हिलाने की, सत्ता पलटने की, जनता का हिसाब मांगने की, और साथ ही साथ हमारे अंदर ताकत है देश को सही मायनों में ऊपर ले जाने की। इसलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के उसूलों पर आधारित मिशन स्वराज का ऐलान करना चाहूंगा। जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस मिशन को स्वीकार करेगी हम उन्हें हाईलाइट करेंगे एग्जैक्टली क्या वो सॉल्यूशंस हैं जिनको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए महाराष्ट्र में सही मायनों में डेवलपमेंट देखने के लिए, जनता का विकास होते हुए देखने के लिए। आइए डिटेल में समझते हैं और फिर काम पर लग जाते हैं इस सपने को हकीकत बनाने के लिए। महाविकास अघाड़ी अलायंस ने दोस्तों अपनी कुछ गारंटीज रिलीज करी है। महिलाओं को ये प्रॉमिस करते हैं हर महीने 3,000 रुपए देंगे, अनएम्प्लॉयड यूथ को 4,000 रुपए पर महीना देंगे। सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन अब दूसरी तरफ देखो, बीजेपी की महायुति अलायंस ने भी ऐसी ही कुछ गारंटीज दी है। लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को ये 1,500 रुपए की जगह 2,100 रुपए देंगे। सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन 1,500 से बढ़ाकर 2,100 रुपए कर दी जाएगी। 1 लाख छात्रों को महीने 10,000 रुपए दिए जाएंगे। किसानों को 1,250 रुपए दिए जाएंगे हर महीने। बेसिकली दोनों ही अलायंसेस फेंक कर पैसे बांट रही है जनता में। कल्पना चावला ने तो अंतरिक्ष तक उड़ान भरी थी, लेकिन नेताओं की कल्पना दाल चावल से ऊपर तक नहीं उठ रही है। इन सब नेताओं को लगता है कि गरीब लोग हैं, इन्हें कुछ रुपए फेंक दो, दाल चावल खा लेंगे और बस हो गया इनका। कभी सोचकर देखा ये सब पैसे आते कहां से हैं? लेकिन ये सब सरकारी पैसा है जो आता है टैक्स से। वही टैक्स जिसको देते हुए मिडिल क्लास लोगों की कमर टूट जाती है। बुरी खबर यह है कि मिडिल क्लास का साइज कम होता जा रहा है। सरकारी टैक्स डेटा भी यही चीज क्लियरली दिखाता है। इसकी वजह से डिमांड पर एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने अगस्त के महीने में एडमिट किया कि फैक्ट्रियों और डीलरशिप्स पर 73,000 करोड़ की इन्वेंट्री इकट्ठी हो रखी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लेटेस्ट मंथली रिव्यू में भी इस बात को एक्नॉलेज किया गया कि कंज्यूमर डिमांड कम हो रही है। ऑटोमोबाइल सेल्स और हाउसिंग सेल्स में तो कमी दिख ही रही है, लेकिन हर रोज के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बिक्री भी इस स्लो डाउन से बच नहीं पा रही है। एफएमसीजी की वॉल्यूम ग्रोथ देखो, पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में अर्बन ग्रोथ 10.2% पर थी, इस बार 2.8% पर आ गई। और ये चीज हम जानते हैं कि मिडिल क्लास की एक बड़ी परसेंटेज शहरों में रहती है, तो मिडिल क्लास लोगों के लिए पहली चीज तो नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है। आईएलओ की इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023 ने बताया कि 2022 में महाराष्ट्र के पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी 15% पर पहुंच चुकी है। अगर रोजगार मिलता भी है तो तनख्वाह बहुत कम होती है, और अगर तनख्वाह कुछ ठीक ठाक हो भी जाती है तो टैक्स का बोझ आ जाता है। डायरेक्ट टैक्स के अलावा इनडायरेक्ट टैक्स का भी बोझ होता है जो महंगाई का रूप ले लेता है। जब सर्वाइवल इतना मुश्किल हो रहा है तो बेचारे मिडिल क्लास युवा चिल कैसे करें? पीस पुलाव 95, दाल मखनी 56, पनीर पकौड़े 45, टोटल 356, टैक्स लगा के 403। टैक्स किस बात का? खाने पे भी टैक्स? अच्छा, बात यह भी है कि टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस टैक्स के बदले मिल क्या रहा है मिडिल क्लास लोगों को? सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे को लोग पढ़ा नहीं सकते क्योंकि वहां कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट को देखिए। मुंबई के दादर इलाके में एक स्कूल ने पहली क्लास में एडमिशन के लिए 86,000 रुपए की डिमांड की। पेरेंट्स ने स्कूल में फीस हाइक के बारे में सवाल किया तो स्कूल मैनेजमेंट ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि या तो फीस भरो या सरकारी स्कूल में ले जाओ। वही वाली के स्कूल में तीसरी क्लास की फीस 1,35,000 रुपए बताई गई। कहा जाता है कि कैपिटलिज्म में कंज्यूमर्स को चॉइस मिलती है, लेकिन यहाँ मिडिल क्लास पेरेंट्स के पास क्या चॉइस? इस वाले प्राइवेट स्कूल द्वारा लुटना पसंद करोगे या दूसरे वाले प्राइवेट स्कूल द्वारा लुटना पसंद करोगे? अगर बहुत सारे सरकारी स्कूल हो जहां पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो और क्वालिटी एजुकेशन दी जाए तो इन प्राइवेट स्कूलों की हालत बुरी हो जाएगी। कंपटीशन के चलते इन्हें अपनी फीस कम करनी पड़ेगी, लेकिन सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन है ही नहीं। मिडिल क्लास माँ बाप को अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है और इसलिए वे अपना पेट काट कर उसे प्राइवेट स्कूल भेज रहे हैं। ये ब्लैकमेल नहीं तो और क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करी जाए तो मुंबई लोकल में हो रही ओवर क्राउडिंग के ये भयानक नजारे देखने को मिलते हैं, लेकिन इसे स्पिरिट ऑफ मुंबई कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। इस साल अगस्त के महीने में सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एफिडेविट जमा किया जिसमें बताया गया कि पिछले 20 सालों में मुंबई की सबअर्बन ट्रेन से गिरकर 51,800 लोगों की मौत हो चुकी है। एवरेज निकाली जाए तो हर साल 2,500 से ज्यादा लोग मुंबई की लोकल ट्रेनों से गिरकर मर गए। इंसानों को कीड़े मकोड़े बनाकर रख दिया है। बीएमसी के चीफ ने बॉम्बे हाईकोर्ट को कहा कि इस साल बारिश कुछ ज्यादा हो गई इसलिए सड़क पर ज्यादा गड्ढे हो गए हैं। बल्कि सच्चाई यह है कि बारिश की वजह से गड्ढे नहीं होते, बल्कि सही ड्रेनेज ना होने की वजह से गड्ढे होते हैं। सरकारों को सही से सड़क बनानी कब आएंगी जहां पर प्रॉपर ड्रेनेज हो, फुटपाथ हो, साइड वॉक हो? 2 साल पहले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने अनाउंस किया था कि मुंबई की सड़कों को पॉट होल फ्री कर देंगे, लेकिन 16 महीने में टारगेट की केवल 9% सड़कों को कंक्रीट किया जा सका। डॉक्टर शंकर राव चौहान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पिछले साल केवल 72 घंटे के अंदर 31 मौतें हो गई, जिनमें 16 बच्चे थे। देखा गया कि इस हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में सुअर घूम रहे थे।
citizens went about their chores, some brushing their teeth, some washing utensils. कोई हाइजीन और सफाई नहीं थी। उससे एक हफ्ते पहले छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में 24 घंटे के अंदर 18 पेशेंट्स की मौत हो गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स की कंडीशंस को अनएक्सेप्टेबल कहा था और सरकार को कड़ी चेतावनी इशू की थी। महाराष्ट्र के गरीब लोगों के पास इन हॉस्पिटल्स के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास लोग वो इन सरकारी हॉस्पिटल्स में अपने बच्चों को भेजने से डरते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भेजते हैं और वहां पर लुटते हैं महंगी फीस देकर। अब चलो अपनी छाती पर मुक्का मारकर सब सहन कर लिया मिडिल क्लास ने, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल ही से, लेकिन प्राइवेट हवा कहां से लाओगे? फ्रंट लाइन में छपी हुई इस खबर को देखिए। दिसंबर 2020 में आईसीएमआर की रिपोर्ट रिलीज हुई। पता चला कि देश में उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है एयर पोल्यूशन से होने वाली डेथ्स की लिस्ट में। 2019 में महाराष्ट्र में 1,39,118 लोगों ने प्रदूषित हवा की वजह से अपनी जान गंवा दी। और ये प्रदूषण सिर्फ शहरों में नहीं है, बल्कि रूरल और सेमी रूरल इलाकों में भी गार्बेज का कोई प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। कूड़ा ओपनली सड़कों पर फेंक दिया जाता है, फिर गार्बेज डंप पर आग लगा दी जाती है और ये एयर पोल्यूशन का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। मई 2022 की इस खबर को देखिए। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने एक पेपर पब्लिश किया था, एयर पोल्यूशन एंड पॉवर्टी, PM 2.5 एक्सपोजर इन 211 कंट्रीज एंड टेरिटरीज। इसमें बताया गया कि महाराष्ट्र के 97.6% लोग ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जो सेफ लेवल के बियॉन्ड प्रदूषित है। सोचिए कि आपके घर के बच्चों की लंग्स पर, उनकी सेहत पर इसका कितना खतरनाक असर पड़ता होगा। कितनी इलेक्शन रैलीज में आपने मुद्दों का जिक्र होते हुए सुना है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने सही कहा था, We in India today pay taxes like England to get services like Somalia. कुल मिलाकर हो ये रहा है कि अमीर सेठ और नेता लोग पैसा कूट रहे हैं, गरीब लोग अपनी गरीबी झेल रहे हैं और गरीबी से जूझने के लिए गरीब लोगों पर पैसे फेंके जा रहे हैं, जिसका बोझ मिडिल क्लास उठा रही है। किसानों में पैसे बांट दो, औरतों को पैसे बांट दो, बेरोजगारों को, छात्रों को पैसे दे दो। क्या हो रहा है ये सब? शायद आप मेरे मुंह से ये आर्ग्यूमेंट सुनकर हैरान हो रहे हो कि मैंने तो हमेशा किसानों के मुद्दे उठाए हैं, भगत सिंह के विचारों को फैलाया है, गरीबों के हक की बात करी है, बेरोजगारों का दर्द समझते हुए डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो फिर आज मैं ये सब ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए दोस्तों, बात यहाँ पर फाइनल डिटेल्स की है, मामले की बारीकियों को समझिए। मैंने फ्रीबीज पर एक पूरा अलग से वीडियो बनाया था, अगर आपको याद हो तो, जिसमें मैंने बताया था कि अगर लोगों को बेसिक एमिनिटीज फ्री में मिले, जैसे कि बिजली की कुछ फ्री यूनिट, या फिर फ्री का पानी एक सर्टेन लेवल तक, या फिर फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, या फ्री बस यात्रा, तो लोग कुछ काम करने के लिए केपेबल हो पाते हैं, समाज और देश में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लायक बन पाते हैं। किसी बच्चे को हम ये नहीं कह सकते कि तू गरीब घर में पैदा हुआ है, तेरी बुरी किस्मत है, हम क्या करें इसमें। राष्ट्रवाद का यही मतलब है कि हम एक राष्ट्र हैं, एक लोग हैं, सभी पर एक दूसरे की जिम्मेवारी है और हर एक बच्चा देश का भविष्य है। इसलिए अगर ये बेसिक एमिनिटीज फ्री में दी जाए तो ये एक अच्छी बात है, ताकि सभी बच्चों के लिए एक स्टार्टिंग लाइन हो सके। अब बात जहां पैसे देने की आती है, उसका भी एक जस्टिफिकेशन हो सकता है। जैसे कि अगर कोई देश रिसेशन में चला गया, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन चल रही है, लोगों के पास कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसकी वजह से डिमांड नहीं आ रही, डिमांड ना होने की वजह से फैक्ट्रियां काम नहीं कर रही और इस वजह से बेरोजगारी है, और बेरोजगारी की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं है, ये एक डेडलॉक वाली सिचुएशन हो जाती है। और इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए लोगों को पैसे दिए जा सकते हैं। इकोनॉमिस्ट ने जनता में इस पैसे बांटने की स्ट्रैटेजी को हेलीकॉप्टर ड्रॉप का नाम दिया है, और यह आइडिया पहली बार इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन ने 1969 में दिया था। अपने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कुछ पुराने भाषणों में इसका जिक्र सुना होगा। इस तरह डिमांड को स्टिमुलेट करने की कोशिश की जाती है, लोग इस पैसे से कुछ खरीदेंगे, डिमांड आएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा और इस तरह से एक ठप हुई इकोनॉमी को फोर्स्ड किक स्टार्ट दिया जा सकेगा। इकोनॉमिस्ट एडवर्ड मिगेल की 2019 की एक रीसेंट स्टडी ने भी इस फिनोमेना पर मुहर लगाई थी। तो यहाँ तक बात समझ में आती है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए पैसे बांटने को एक कंटिन्यूस चीज बना दिया। सॉरी, इमेजिन करने की जरूरत नहीं, किसी भी इलेक्शन का नजारा देख लीजिए, रुपया बांटना एक कंटिन्यूस चीज बन गई है, किसी बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं है ये। इसके सिर्फ दो मकसद है, पहला ये कि इससे वोट मिलेंगे और दूसरा ये कि स्लेवरी को कंटिन्यू रखना संभव हो पाएगा। कहने को तो हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था, 1950 में हमारा संविधान भी लागू हो गया था, जिसके प्रियम्बल में आजादी एक कोर वैल्यू है। लेकिन क्या सिर्फ ऐसा कह देने से और लिख देने से आजादी आ जाती है? पूरे साल किसान खेत में अपनी हड्डियां गलाए और फिर भी गुजारे लायक ना कमा पाए, क्या ये आजादी है या स्लेवरी है? इस टाइप की स्लेवरी की बात मैंने पिछले कई वीडियोस में करी है। महाराष्ट्र के 6 अमीर डिस्ट्रिक्ट्स मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर सभी वेस्टर्न महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के सबसे 7 गरीब डिस्ट्रिक्ट्स वाशिम, गढ़चिरोली, नंदुरबार, बुलढाणा, हिंगोली, यवतमाल, अमरावती, एक को छोड़कर सभी ईस्टर्न महाराष्ट्र में। पिछले महीने की रिपोर्ट देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के प्रोजेक्टेड ओवरऑल स्टेट जीडीपी के मामले में महाराष्ट्र सबसे अमीर स्टेट है देश की। अगर पॉपुलेशन को हिसाब में भी लिया जाए तब भी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा में 2022-23 में महाराष्ट्र की 12वीं रैंक थी। ये भी अच्छी खासी रैंक है, तभी महाराष्ट्र को एक प्रॉस्परस स्टेट की तरह देखा जाता है। लेकिन अब खेल देखिए, इकोनॉमिस्ट सुरजीत भल्ला ने रिसेंटली ईपीडब्ल्यू में पेपर पब्लिश किया, जिसमें दिखाया गया कि इसी महाराष्ट्र में ग्रामीण गरीबी पूरे देश की एवरेज से भी ज्यादा है। दिसंबर 2023 में पब्लिश हुआ एनसीआरबी का डेटा देखिए, 2022 में खेती से जुड़े हुए 11,290 लोगों की आत्महत्या से मृत्यु। नंबर 1 पर कौन सा स्टेट?
महाराष्ट्र। देश में जितने भी फार्मिंग रिलेटेड आत्महत्या के केसेस होते हैं उसके 38% सिर्फ इस एक स्टेट में है। दूसरे नंबर पर कर्नाटका है, ये भी एक प्रॉस्परस स्टेट है, नेट एसडीपी पर कैपिटा में 7वीं रैंक पर है। तो सवाल ये उठता है कि इन समृद्ध राज्यों में किसान अपनी जान लेने के लिए क्यों मजबूर हो जाता है। इस ग्राफ में देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटका का बार दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में कितना ऊपर है। यकीन मानिए कि ये एक संयोग नहीं प्रयोग है। इंडियन पिक्सल्स द्वारा दिसंबर 2022 में बनाया गया महाराष्ट्र का ये नक्शा देखिए। ये चिल्ला चिल्ला कर महाराष्ट्र में इनइक्वालिटी की कहानी कहता है, लेकिन नेताओं को कुछ सुनाई देता ही नहीं। इस नक्शे में जो डिस्ट्रिक्ट्स हरे दिख रहे हैं वो अमीर हैं और जो रेड या ऑरेंज हैं वो गरीब हैं। ईस्टर्न साइड में सिर्फ एक नागपुर ग्रीन में दिख रहा है, उसके अलावा सभी डिस्ट्रिक्ट्स रेड, ऑरेंज, येलो। इनका एनुअल जीडीपी पर कैपिटा 3 लाख से भी कम है। और वेस्टर्न साइड में सभी ग्रीन, सभी का 3 लाख से ज्यादा, मुंबई का तो 6 लाख से ज्यादा। जो ईस्टर्न महाराष्ट्र का इलाका है ये खेती का इलाका है, सूखा है, इसे विदर्भ कहा जाता है। इसी इनइक्वालिटी से तंग आकर यहाँ स्टेटहुड की भी डिमांड उठती रही। लेकिन इस बिना पर आप कितने अलग अलग स्टेट्स बनाएंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी दोस्तों सिर्फ अमीर डिस्ट्रिक्ट और गरीब डिस्ट्रिक्ट के बीच नहीं है, बल्कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी इनइक्वालिटी है। यहाँ तो गांव की बात हो रही थी, शहरों में तो इनइक्वालिटी और भी ज्यादा है। इस साल अगस्त के महीने में मुंबई ने बीजिंग को पीछे छोड़ दिया बिलियनियर्स की संख्या के मामले में। एक शहर में 92 बिलियनियर्स है। एशिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स मुंबई में है और इसी मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी वाला एरिया भी धारावी। रेडिट पर एक यूजर ने फोटो डाली थी जो वायरल हो गई। एक तरफ ऊंची इमारतें और वहीं पर चौर। ये देखकर जावेद अख्तर का एक शेर याद आता है, ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। चाहे फैक्ट्रियों के इनफॉर्मल लेबरर्स हों या कॉर्पोरेट कंपनीज में टॉक्सिक वर्क कल्चर झेल रहे फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज हो, शहर के मजदूर भी स्लेवरी में फंसे हुए हैं, वैसी ही स्लेवरी जैसे किसान झेल रहे हैं। किसानों को महीने का 1250 रुपए देकर आप कौन सा तीर मार लेंगे? क्या वाकई ये किसान का सम्मान है या अपमान? महीने का 1250 रुपए यानी साल का 15,000 रुपए होता है। ये सम्मान नहीं है, ये किसानों की गुलामी का दाम है। सम्मान तो ये होगा कि हर एक किसान साल का 15 लाख रुपए कमाए। आखिरकार वो ऐसा काम भी करते हैं जो सबसे जरूरी है। महायुति अलायंस और महाविकास अघाड़ी अलायंस दोनों ने इन चुनावों में अपने वादों में कहा है कि ये किसानों का कर्ज माफ करेंगे। The BJP has promised waiving of loans for farmers and the MVA has also promised a loan waiver of up to 3 lakh rupees. ये जरूरी है ताकि स्लेवरी को कंटिन्यू किया जा सके। स्लेवरी को खत्म करने के लिए कोई चुनावी वादा दिखाई नहीं पड़ता। ऐसी कोई कोशिश नहीं दिखती कि किसान पर कर्ज ही ना चढ़े, उसकी सालाना इनकम 15 लाख तक पहुंचे। आप बोलोगे क्या मैं हवा में बात कर रहा हूं, मैं खुद क्यों नहीं बता देता सोल्यूशन। ऑब्वियसली ये चीज संभव है, लोगों ने ऐसा किया भी है। द बेटर इंडिया में कई किसानों की सक्सेस स्टोरीज छपी जो साल के 15 से 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। उन्होंने नेचर को समझा है, खेती के विज्ञान को समझा है, सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं, उस हिसाब से फसल लगाते हैं, नेचुरल फार्मिंग से अपनी कॉस्ट कम करते हैं, ड्रिप इरिगेशन, क्रॉप रोटेशन और मल्चिंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, मल्टी लेयर फार्मिंग करते हैं। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, इन किसानों का मॉडल लेकर आपको पूरे महाराष्ट्र में अप्लाई करना है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। महाराष्ट्र में 44,728 विलेजेस हैं। सरकार फटाक से 9,000 एग्रीकल्चर असिस्टेंट्स को सरकारी नौकरी दे। हर एक एग्री असिस्टेंट के पास 5 विलेजेस होंगे जहां उसे जाकर किसानों को ये सब बताना है, सिखाना है और करवाना है। सूखे की अगर समस्या आएगी, ड्राउट आएगा, तो उसके लिए भी डाउन टू अर्थ पोर्टल पर एक केस स्टडी छपी है। महाराष्ट्र का ही एक गांव है हिवड़े बाजार, बहुत गरीब गांव था, सूखे की समस्या थी, लोग गांव छोड़कर जा रहे थे और फिर पोपटराव पवार गांव के सरपंच बने। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन और अपनी स्मार्ट थिंकिंग से गांव की पूरी तकदीर बदल दी। ना पीने को पानी, ना स्वास्थ्य की सुविधा, बहुत सारी परेशानी करके लोग गांव छोड़ के शहर जा रहे थे। पहला काम हमने ये किया कि वाटर शेड का काम किया। अब ये गांव देश के सबसे प्रॉस्परस गांव में से एक है। पोपटराव पवार को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस इनके बारे में नहीं जानते, और अगर जानते हैं तो इनका मॉडल फटाफट पूरे महाराष्ट्र में क्यों नहीं अप्लाई किया जाता? कौन सी मुहूर्त निकालने का इंतजार है? ये तो बात हुई फसल उगाने की। फसल जब उग जाए तो उसे बेचने के लिए लोकल मंडी बनवा दीजिए जहां वो सीधे कंज्यूमर से कनेक्ट हो सके। किसानों के कोऑपरेटिव बनवा दीजिए, फूड प्रोसेसिंग में उनकी मदद कर दीजिए। डॉक्टर रमन जेनेयुलू ने फार्मर्स का ऐसा ही एक ब्रांड बनाया है, सहज आराम। महाराष्ट्र के नेता भी ऐसा कर क्यों नहीं देते? केवल किसानों के लिए ही नहीं, दूसरे जो आर्टिजन्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उनकी भी दुकानें जमाने में मदद की जाए। बेरोजगारी की जो समस्या है ये बड़ी कंपनियों से दूर नहीं होने वाली है, क्योंकि कंपनियों का बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता रहता है, लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल के चलते रोजगार में इजाफा नहीं होता है। बेरोजगारी की समस्या छोटे उद्योगों को प्रमोट करने से ही दूर होगी, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो लेबर इंटेंसिव होते हैं। और हैंडमेड गुड्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज के चलते पोल्यूशन को भी कम किया जा सकता है। सरकार भी इससे रेवेन्यू कमा
सकती है। अरे महाराष्ट्र के नेताओं, कम से कम इस तरह के झूठे वादे ही कर दो। फिलहाल तो चुनावी वादों का लेवल ही इतना नीचे हो रखा है। क्वालिटी एजुकेशन का भी कोई वादा दिख नहीं रहा। फ्री एजुकेशन नहीं चाहिए, फ्री क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, और ये करना भी कोई बड़ी चीज नहीं है। पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर भर्ती करने बंद करे जाए। 2 महीने पहले महाराष्ट्र के जिला परिषद स्कूलों के 1 लाख टीचर्स ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। इन टीचर्स ने बैनर पकड़ा हुआ था, लेट अस टीच, यानी पढ़ा लेने दो हमें। सरकारी टीचर्स को दुनिया भर के कामों में उलझा कर रखा जाता है, चाहे दिल्ली के टीचर्स हो या महाराष्ट्र के। बाकी सब कामों के लिए एडमिन असिस्टेंट्स रखिए नौकरी पर। परमानेंट टीचर्स की संख्या को डबल कीजिए। अपने एजुकेशन मिनिस्टर, सेक्रेटरी, स्कूल इंस्पेक्टर्स को नींद से जगाइए। केवल आपकी नियत पर कृपा अटकी हुई है। पुलिस का मामला भी यही है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र पुलिस में करीबन 2,30,000 की फोर्स है। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से 1 लाख लोगों पर 222 पुलिस वाले होने चाहिए। महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 2011 में करीब 11 करोड़ के आसपास थी। अब इसका एस्टिमेट करीब 13 करोड़ का है, और इस तरह महाराष्ट्र में 5,85,000 पुलिस वाले होने चाहिए, यानी जो अभी संख्या है उसका 2.5 टाइम्स होना चाहिए। इनकी अच्छे से ट्रेनिंग करवाई जानी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग टीम हो। टारगेट होना चाहिए कि महाराष्ट्र पूरी तरीके से क्राइम फ्री किया जा सके, और यहाँ जो जस्टिस मिलता है वो हर एक इंसान के लिए बराबर हो, चाहे वो कितना भी अमीर या कितना भी गरीब क्यों ना हो। इसी तरह सड़क, बस, ट्रेन, अस्पताल में सब अच्छा किया जाए। पूरे महाराष्ट्र में सफाई रखी जाए जैसे दूसरे देशों में होती है, और जिस वजह से इंडियंस दूसरे देशों से इतना प्रभावित होते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, कंपोस्टिंग करवाई जाए। मुंबई के बीचेस को साफ सुथरा किया जाए। इसके लिए भी नए स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, उनको सैलरी देनी होगी। इसके लिए इंस्पिरेशन ली जा सकती है अफरोज शाह जैसे लोगों से, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली मुंबई के बीचेस क्लीन करे। इनके साथ 5 साल पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करते हैं और क्या चमत्कार इन्होंने किया था, जिसकी वजह से 2016 में इन्हें यूनाइटेड नेशंस चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिला था। इसके अलावा सीख ली जा सकती है रवांडा जैसे देशों से। रवांडा अफ्रीका में एक देश है जो बहुत ही एक समय पर गंदगी भरा होता था, लेकिन आज अफ्रीका के सबसे साफ देशों में से एक है। इनकी सरकार ने मंथली कम्युनिटी क्लीनअप्स ऑर्गेनाइज कराया, क्योंकि साफ सफाई रखना हर एक नागरिक की रिस्पांसिबिलिटी। महीने में एक दिन होगा जब देश के सभी लोग बाहर सड़कों पर निकलेंगे और अपने आसपास साफ सफाई करेंगे। इसकी बात डिटेल में मैंने इस वीडियो में करी थी। तो इस तरीके से ओवरऑल मुद्दा देखा जाए दोस्तों, तो नए एग्रीकल्चर असिस्टेंट्स, नए टीचर्स, नए पुलिस कर्मियों, नए हॉस्पिटल स्टाफ, नए सफाई कर्मचारियों को सैलरी देना कहीं ज्यादा बेहतर है, बजाय कि ऐसे ही रुपए बांट दिए जाए लोगों में। ये सारे सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने से किसानों की आय बढ़ेगी, इनफॉर्मल सेक्टर में बिजनेस कहीं ज्यादा बढ़ेंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा, रोजगार की समस्या का समाधान होगा। ये सब करना बिल्कुल पॉसिबल है अगर नेता क्रॉनी कैपिटलिज्म के मॉडल से बाहर निकलकर, ये चंदे धंधे के मॉडल से बाहर निकलकर अपने देश के लोगों को देख सकें, उनका दर्द समझ सकें। आज से करीब 400 साल पहले दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज का सपना देखा था। स्वराज जो लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करने की बात करता था और लोकल विलेज लेवल पर गवर्नेंस की बात करता था। स्वराज जहां धर्म के आधार पर, जात के आधार पर और अमीर गरीब के बीच कोई भेदभाव ना हो। एक ऐसा राज्य जहां हर किसी को ऊपर उठने का मौका मिले, साफ हवा हो, साफ पानी, और जहां सभी के लिए कानून व्यवस्था एक बराबर हो। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों पर आधारित मैंने इस मिशन का नाम रखा है मिशन स्वराज। महाराष्ट्र को एक ऐसा राज्य बनाया जाए जिसका सपना छत्रपति शिवाजी महाराज देखा करते थे। पहला, किसानों के लिए ट्रेनिंग, सॉइल टेस्टिंग, लेबोरेटरी, सीड बैंक्स, लोकल मार्केट्स। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तीसरा, फ्री क्वालिटी एजुकेशन। चौथा, फ्री क्वालिटी हेल्थ केयर। पांचवा, सफाई और शुद्ध हवा पानी। छठा, क्राइम से मुक्ति, सेफ्टी, सिक्योरिटी। और सातवां, लोकल उद्योगों को प्रमोट करते हुए सभी के लिए रोजगार। ये सब करने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, और ये पॉलिटिकल विल नेताओं में तभी आएगी जब जनता इन मुद्दों के आधार पर उन्हें वोट करेगी। और जनता कौन है? हम लोग हैं जनता। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग अगर हम ठान ले कि इन मुद्दों के नाम पर हम इन पार्टीज को वोट करेंगे, तो इन्हें हमारी सुननी पड़ेगी। पास्ट में मैंने जिस भी पार्टी के लिए जो भी कहा हो, अपनी ईगो साइड में रखकर भूल जाओ उसे। अब से इस वीडियो को देखकर इस मिशन स्वराज को पूरा करने का वादा जो भी नेता करेगा, मैं उस पार्टी या नेता को हाईलाइट करूंगा, पब्लिसाइज करूंगा, और हम 2.5 करोड़ लोग मिलकर इस आधार पर उन्हें कंडीशनली सपोर्ट करेंगे। ये सभी पार्टीज और नेताओं के लिए खुला ऑफर है। अगर हिम्मत है तो चैलेंज लीजिए और ऑफर का फायदा उठाइए। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है, अगर आपकी पार्टी जीत गई इलेक्शंस में, तो इन सारे सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने का भी हिसाब आपसे मांगा जाएगा। मुझसे जितनी मदद चाहिए हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा इन सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करवाने में आपकी। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मिशन स्वराज का ये संदेश महाराष्ट्र के कोने कोने तक पहुंचाना है। हर एक इंसान 10 और लोगों तक पहुंचे, और अगर आपके महाराष्ट्र में कोई दोस्त रहते हैं, परिवार के लोग रहते हैं, तो जरूर उनको कॉन्टेक्ट